जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन है बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023। हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए 26/12/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन होगा। दोस्तों बने रहिएगा आप मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा दोस्तों, आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो साहित्य में 2021 में नोबेल पुरस्कार जो है अब्दुल रजाक को दिया गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। कहता है अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो प्रथम जो है ना अफीम युद्ध समापन करने वाली संधि कौन था? तो नॉनकिंग। चलिए दोस्तों इसके व्याख्या के बारे में हम आपको बताते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि नॉनकिंग थी। प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन द्वारा चीन पर किया गया एक आक्रमणकारी युद्ध था। यह युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक चला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1839 से लेकर 1842 तक ये चला था। कौन? प्रथम अफीम युद्ध। हाँ दोस्तों, फिर कहा गया कि नॉनकिंग संधि के पश्चात चीन एक अर्ध उपनिवेशिक देश बन गया था। कहता इस संधि को दुनिया का आइनिकोल टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा अफीम युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखना आप लोग कि 1856 से 1860 ईस्वी तक चला था। द्वितीय अफीम युद्ध का समापन तिनजानिया की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो दूसरा अफीम युद्ध दोस्तों याद रखिएगा 1856 से लेकर के 1860 ईस्वी तक चला था। 1800 क्वेश्चन कवर करते हैं। कहता है अरुणोदय मतलब अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अरुणोदय योजना जो दोस्तों ये असम राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसके बारे में बताते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अरुणोदय मतलब अरुणोदय योजना असम द्वारा प्रारंभ की गई थी। अरुणोदय योजना जो है 2 अक्टूबर 2020 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2020 याद रखना दोस्तों कि 2020 में ये लागू हुआ था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 27 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ये अरुणोदय योजना जो है दोस्तों, इससे जो है ना 27 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाना है, सहायता पहुंचाना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में शामिल किया गया था दोस्तों। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 1962 में एशियाई खेलों को बैडमिंटन को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। चलिए बताते हैं इसके बारे में। कहता है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में शामिल किया गया था। 1962 में चौथे एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में किया गया था दोस्तों। प्रथम ध्यान दीजिएगा, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। कहता चमकता हुआ सूर्य एशियाई खेल संघ का प्रतीक है। एशियाई खेल का प्रतीक क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमकता हुआ सूर्य। कहता है आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में माना जाता है। आधुनिक बैडमिंटन का भी विकास इंग्लैंड को माना जाता है दोस्तों, जैसे कि क्रिकेट को माना जाता है। बैडमिंटन के लिए सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन IBF की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। कहता है विश्व बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुआ था। विश्व में पूछते दोस्तों तो 1977 में शुरुआत हुआ था चैंपियन का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो एंकर शब्दावली का उपयोग होता है दोस्तों तो रिले रेस में होता है दोस्तों। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। कहता है एंकर शब्दावली का उपयोग जो है ना रिले रेस में होता है। एंकर लेग रिले रेस में फाइनल पोजीशन
होता है। ये जो होता है एंकल रेस जो होता है ना दोस्तों, ये फाइनल पोजीशन होता है। इसमें क्या करते हैं कि 4 धावक मिलकर जो है ना समान दूरी तय करते हैं। वो दूरी कितने का होता है दोस्तों? वो दूरी जो है 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक की दूरी होती है। तो एंकल रेस में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये है ना 100 मीटर से लेकर जो है ना 400 मीटर की दूरी होती है। 400 मीटर की दूरी होती है दोस्तों, इसी को तय करना पड़ता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है कि चेंग मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेंग मेंग जो है दोस्तों वो टेबल टेनिस का खिलाड़ी हैं। चेंग मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो टेबल टेनिस के हैं। तो चेंग मेंग टेबल टेनिस के स्पर्धा खिलाड़ी हैं। चेंग मेंग जो है चीन की प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस खेल को जन्मदाता इंग्लैंड को ही माना जाता है। अभी हम बता रहे थे दोस्तों कि टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। कहता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। इंटरनेशनल टेबल टेनिस अगर बोला जाए दोस्तों तो उसकी स्थापना कब हुआ था? 1926। कहता है टेबल टेनिस विश्व चैंपियन का मैच पहली बार 1927 में हुआ था। कहता है सर्विस बैक स्पिन, सेंटर लाइन, साइड स्पिन आदि सब जो है ना टेबल टेनिस से ही संबंधित हैं। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। चलिए इसका बताते हैं 7 नंबर का। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए बताते हैं दोस्तों। कहते हैं किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम जो है ना आवेश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों याद रखिएगा कि किरचॉफ का धारा नियम अगर बोले तो आवेश संरक्षण पर क्या हो जाएगा? आवेश संरक्षण पर। अगर वोल्टेज नियम बोल दे तो वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित हैं। किरचॉफ का नियम क्या है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम जो है किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं को बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग कितना होता है दोस्तों? तो शून्य होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खेलकूद मंत्रालय ने FIT मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया था। चलिए बताते हैं इसके बारे में दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया। 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में यह ऐप युवा मामले और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये जो FIT जो है दोस्तों, ये ऐप जो है अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया था, केंद्रीय मंत्री। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी कहाँ था दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कन्नौज। आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वर्धन जिसको बोलते हैं, हर्षवर्धन या हर्षवर्धन पुष्यभूति वर्धन वंश का शासक था। हर्षवर्धन कौन था? तो पुष्यभूति वंश का शासक था। कहता है पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन थे? हर्षवर्धन थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। हर्षवर्धन का पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो प्रभाकर वर्धन, और माता का नाम था यशोमती। कहता हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, जिसका विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। फिर दोस्तों हर्षवर्धन ने अपनी विधवा बहन की कन्नौज के प्रशासन संचालन में सहायता करने हेतु अपनी राजधानी कन्नौज को
बनाया था? कौन? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? कन्नौज। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूमिविन का विक्रय आरंभ कर दिया था? ह्यूमिविन का विक्रय आरंभ कर दिया था कब? 1983 ईस्वी में। किस कंपनी ने किया था दोस्तों? तो हम आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एवी विवी। चलिए दोस्तों ये हम बताते हैं, इसके बारे में बताते हैं क्या है। तो एवी विवी नामक कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूमिविन का विक्रय आरंभ कर दिया था। प्रथम ह्यूमन इंसुलिन 1978 ईस्वी में उत्पादित किया था या ई कोवी जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया गया था। सन 1983 ईस्वी में एवीवीवी द्वारा इस जैव संश्लेषित प्रथम इंसुलिन को ह्यूमिविन ब्रांड नाम से एवीवीवी द्वारा विक्रय के लिए उतारा गया था। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन जो है ना रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। आप लोग सब लोग जानते होंगे मधुमेह रोग को भी यही मतलब कि इंसुलिन जो है नियंत्रित करता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से एक प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बराक ओबामा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बराक ओबामा। चलिए बताते हैं इसके बारे में। कहता है ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा हैं। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति 44वें राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने ट्रूथ सोशल नामक अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐप लॉन्च किया था। किसने? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नामक ऐप चलाया था। कहता है व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि सोनार संक्षिप्त हैं। तो सोनार संक्षिप्त हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कहता है साउंड नेविगेशन और रेजिंग का, इसका फुल फॉर्म भी वही होता है दोस्तों, सोनार नेविगेशन एंड रेजिंग। चलिए बताते हैं इसके बारे में। कहा गया है कि सोनार जो है सोनार का संक्षिप्त होता है कि साउंड नेविगेशन और रेजिंग। सोनार में ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। पानी में या समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है सक्रिय सोनार। सक्रिय सोनार में क्या होता है कि यह जो ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित तथा ग्रहण दोनों करने में सक्षम होता है। इस सक्रिय सोनार क्या करते हैं? ध्वनि तरंग को उत्सर्जित तथा ग्रहण दोनों करते हैं, सक्रिय सोनार। और दूसरा होता है अक्रिय सोनार। ये क्या करते हैं? ये केवल ध्वनि तरंगों को ही ग्रहण करने की क्षमता रखता है। कौन? तो अक्रिय सोनार। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं आपको 13 नंबर। कहता है अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एन 17 मीटर। चलिए दोस्तों 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कहा गया कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाटा रोग का कारण बनती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मिनीमाटा रोग जो है आप सबको पता होगा। अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमेशा लिखते जाइए, बताते जाइए, उससे आपको भी पता चलेगा कि हम कहाँ तक हैं। चलिए ऑप्शन हो जाएगा मिनीमाटा रोग है ना, ऑप्शन सी, पारा मरकरी। कहता है पारा मरकरी धातु जो है मिनीमाटा रोग का कारण बनती है। कहता है एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। कहता है पेयजल के नाइट्रेट की अधिकता में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पेयजल के नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन में कम से कम जो 10 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अगर आपका ध्यान अगर इस वीडियो पे होगा तो बहुत कुछ पा लीजिएगा दोस्तों। कहता है कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से क्या होता है? तो इटाई रोग होता है दोस्तों। ये जो कैडमियम दिख रहे हैं इससे क्या होता है? इटाई रोग होता है।
कहता है फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस तथा आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग होता है। आर्सेनिक से क्या होता है? तो ब्लैकफुट रोग होता है। इस आर्सेनिक से क्या होता है दोस्तों? तो ब्लैकफुट रोग होता है। कहता है शीशा युक्त जल के प्रयोग से एनीमिया, शीशा युक्त जल से क्या होता है? एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी तथा मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देते हैं। चलिए ना दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है? विभुक्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान से बना लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 342, 342। चलिए आगे देखते हैं, हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है गंधार कला शैली समन्वय हैं। तो किसके समन्वय है दोस्तों? तो गंधार कला शैली जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, भारतीय और ग्रीक कला का। गंधार शैली है दोस्तों, तो भारतीय और ग्रीक कला का शैली है। चलिए हम आपको बताते हैं, इसके बारे में व्याख्या करते हैं हम कि गंधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। गंधार कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा कला का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, जो पूर्णतः भारतीय कला बनी थी। गंधार कला का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ दोस्तों, और मथुरा कला का भी विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, जो कि दोनों भारतीय कला ही बना था। कहता है मथुरा कला के तहत ही महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिए कि मथुरा कला के तहत ही महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं कि गंधार कला के तहत प्रथम निर्मित महात्मा बुद्ध की मूर्ति की तुलना यूनानी देवता अपोलो से किया गया है। यानी कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति की तुलना किससे किया गया है? तो यूनानी देवता अपोलो से किया गया है दोस्तों। गंधार कला का प्रसिद्ध स्थान क्या है? तक्षशिला है। गंधार कला का प्रसिद्ध स्थान क्या है दोस्तों? तो तक्षशिला है। अतः सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति गंधार कला में बनाई गई है। गंधार कला में अष्टैवी पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये भी पूछता है दोस्तों कि गंधार कला में जन किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो अष्टैवी पत्थर का प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 में ले जाते हैं। कहा गया है कि भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, परभनी महाराष्ट्र में। परभनी महाराष्ट्र में किया जाएगा दोस्तों संचालित कौन सा? टेक्सटाइल मिल। टेक्सटाइल मिल कहाँ किया जाएगा? तो परभनी महाराष्ट्र में किया जाएगा। कहता है कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण परभनी महाराष्ट्र में किया जाएगा। इस मिल का नाम क्या रहेगा दोस्तों? तो जय भवानी। जय भवानी इस मिल का नाम रहेगा। महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल होगा। इसमें ज़्यादातर जो है ना महिलाएं की कपड़ा बनेगी दोस्तों। इस मिल का नाम क्या रहेगा? जय भवानी। तो यह एशिया का पहला ऐसा मिल होगा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर ही काम करेगा दोस्तों। कौन सा मिल? तो टेक्सटाइल मिल। कहाँ है दोस्तों? तो परभनी महाराष्ट्र में बनेगा, जिसका नाम होगा जय भवानी। इसमें ज़्यादातर जो है महिलाओं के कपड़े मिलेंगे दोस्तों, और ये जो पूरी तरह से ये सौर ऊर्जा पर ये काम करेगी मिल। कहता है सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो सूती वस्त्र उद्योग है, जो कृषि पर ही आधारित है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको ले जाते हैं 18 पर। कहते हैं भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असम। चाय में सबसे जो प्रथम स्थान पर कौन है? तो असम राज्य दोस्तों। कहते भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम राज्य का है। चाय एक जो है उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जो एक पेय पदार्थ है। चाय कौन सी पदार्थ है? तो पेय पदार्थ हैं। तो चाय की खेती हेतु आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री होता है। चाय की खेती के लिए तापमान कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 30 होनी चाहिए। चाय के लिए पूरे वर्ष में
पूरे वर्ष 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। चाय की भी खेती उसका ढलान होता है, ज़्यादातर जो है ना पहाड़ के मतलब ढलानों पे चाय की खेती की जाती है। इसमें भी पानी जो है ना 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक होनी चाहिए। कहता है चाय के लिए छिद्रयुक्त अम्लीय मृदा कैल्शियम रहित होनी चाहिए। चाय की खेती में जो है ना ज़्यादातर अम्ल और कैल्शियम होना चाहिए। कहता है भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन है, तो चाय के लिए भारत ही है। भारत ये दुनिया में चाय का चौथी सबसे बड़ा निर्यातक देश है, स्टेट। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं 20 नंबर 19 नंबर क्या देखना है, 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1900 कहते हैं सुमंगल। चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। कहता है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कहता है सुमंगल योजना उड़ीसा सरकार द्वारा अप्रैल 2019 में प्रारंभ किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। कहता है भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में धारित किया गया है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन डी 1900